अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम आगे न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले G20 की। और G20 जैसे कि ज़बरदस्त तरीके से भारत में चल रहा है, बल्कि और डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो हैं आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहना चाहिए। उसमें जाहिर है कि जो बाइडेन भी हैं और जो यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के जी मोहम्मद बिन सलमान भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ ऋषि सोनक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, जी हाँ, वो भी वहां पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो कि आईएमएफ के तरफ से भी लोग आए हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबसे मीटिंग्स चल रही हैं, और जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें भारत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जी एक ये मैप भी दिखाया गया है, और कहा ये जा रहा है कि जी एक जो है वो ट्रेन चलेगी, और ये ट्रेन कॉरिडोर, और ये समझ लीजिए इस किस्म का एक प्रोजेक्ट है। और इसमें इंडिया से ये जी गल्फ कंट्रीज तक वो ट्रेन पहुंचेगी, और कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और उससे आगे यूरोप तक जाएगी। अब बहुत ही अच्छा होता अगर इसमें पाकिस्तान भी होता, और लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं है, और इसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह की चीज में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत मोदी जी की ये इवेंट यानी कि ये जो G20 है बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। और उसमें आए हुए तमाम ही गेस्ट जो हैं वो आप सब जानते हैं कि टॉप लीडर्स हैं जो आए हैं। और इसके आगे हम इसमें कागज का नहीं तो चल जाएगा। जी। और इसके आगे हम आपको ये वीडियो दिखाई हमने, और जी ये वीडियो थी दिल्ली की। और सुना सुना यही है, न्यूज़ यही है कि वहां पे जी खूब बारिश हुई, धड़ाधड़ बारिश हुई या भड़ा भड़ बारिश हुई। और उसके बाद जो वेन्यू है जहां पर ये G20 चल रहा है, वहां पर ये इस तरीके से हर जगह पर ये पानी ही पानी हो गया। और इसके बाद जी इंडिया की अपोजिशन, सॉरी, भारत की अपोजिशन और भारत के जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो जी देखो, ये 2700 करोड़ की इन्होंने ये सारी तैयारी की थी, यानी 2700 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो खर्चा हुआ था इस इवेंट के ऊपर। और हाल ये है कि जी बारिश हुई है, और जरा सी बारिश से जी इतना पानी जमा हो गया है, और लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करते हुए सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद यानी ये एक हंगामा चल रहा है, और अपोजिशन भी टकाटक 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 मोदी जी को बुरा भला कह रही है। साथ साथ जितने लोग मोदी जी को वैसे पसंद नहीं करते वो भी कह रहे हैं ये देखो जितना पैसा उड़ा दिया इन्होंने, 2700 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो खर्चा हुआ। और उसके बाद वेन्यू पे जाके देखिए तो पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने इंटरव्यू किया मोदी जी से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें ये जवाब दिया। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। जी, तो मोदी जी ने कहा जी आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जी बहुत से लोग ऐसे थे जो एक ठंडी ठार कंट्रीज में से आए थे। तो मेरा ख्याल है मोदी जी ने सोचा होगा कि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको पता है ना, पाकिस्तान में इतनी गर्मी है तो यकीनन भारत में भी होगी। इसलिए कि हम साथ साथ ही तो हैं, और पहले भी साथ साथ थे, बिल्कुल ही साथ थे खैर पहले तो। लेकिन जो वेदर है वो तो एक ही जैसा रहता है। वहां बारिश होती है तो इस्लामाबाद में भी बारिश हो जाती है, दिल्ली में गर्मी होती है तो इस्लामाबाद में गर्मी गर्मी हो जाती है, दिल्ली में सर्दी होती है तो इस्लामाबाद में भी सर्दी हो जाती है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बहुत गर्मी है इस्लामाबाद में तो यकीनन दिल्ली में भी होगी। और मोदी जी ने सोचा होगा कुछ तो ऐसा हो जिससे ये जो ठंडी कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, कोई यूरोप से और कोई अमेरिका से, इनको इतनी गर्मी ना लगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बारिश का इम्कान तो है जी, बारिश हो सकती है, चांसेस बहुत है बारिश होने के। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा होगा कि जो तैयारी करो,
तो ऐसी करो कि जब बारिश हो तो पानी कुछ देर के लिए रुक जाए। तो उससे ये होगा कि जो लोग आए हैं यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, तो वो थोड़ी देर उस पानी में चलेंगे, शबड़ 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 शबड़, तो उससे ना उनको गर्मी नहीं लगेगी और उनकी बॉडी जो है ना बहुत अच्छा, वो मतलब टेम्परेचर उनका सही रहेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे। मेरा ख्याल है इसी वजह से सब कुछ हुआ है और इसी वजह से इतनी ये मतलब ये पानी हमें इस तरह से दिखाई दिया है कि बारिश के बाद रुक गया। अब तो खैर चला गया, मतलब साफ कर दिया उन्होंने, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पानी को रोका गया था ताकि जो लोग ठंडी कंट्री से, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से आए हैं और इसी तरह की दूसरी जगहों से आए हैं, उनको इस गर्मी में, जिस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे ख्याल है एक हफ्ते 10 दिन और चलने वाली है, तो उस गर्मी में उन लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसा ना लगे कि वो कहें कि यार हम किधर आ गए, इतनी गर्मी है, सो हॉट। तो इसलिए ना उनके लिए वो पानी रोक दिया मोदी जी ने। अब वो चबड़ 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 करके निकल गए होंगे। तो अब ये कि आप जानते हैं कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा। और लेकिन मैंने जब ये बात की तो उसके बाद अर्नब गोस्वामी जी ने क्या बोला? जी हाँ, कुछ भी, बिल्कुल। अर्नब जी का ये कुछ भी पाकिस्तान में बड़ा फेमस है। खैर हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और हम चलते हैं जी अपने यहाँ की ही न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और छोड़िए जी भारत का क्या है, ये तो करते ही रहते हैं, कभी G20 तो कभी ब्रिक्स तो कभी SCO तो कभी क्या और कभी क्या। हम लोगों को और बड़े काम पड़े हुए हैं। आप तो जानते ही है ना कि हमारे यहाँ तो वो मार कुटाई चल रही है। खैर एक्शन फिल्म तो हमारे यहाँ वक्त चलती रहती है, जैसे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे आप जानते ही हैं कि TTP और हमारे यहाँ की जो रेंजर्स हैं, हमारे यहाँ की जो फौज है, उनमें 36 का आंकड़ा हुआ है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इनमें से जन्नत में कौन जाएगा? मतलब जो हमारी फौज जिसको मार रही है वो भी मुस्लिम्स हैं और उधर से जो लोग यहाँ पे मार रहे हैं वो भी मुस्लिम्स हैं। ये भी शहीद हो रहे हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं। इसलिए कि मुसलमान अगर ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको तो शहीद ही बोलते हैं। अब दोनों तरफ से शहीद है, तो दोनों तरफ से जब वो ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे काम भी बढ़ गया होगा। इतनी सारी हूरें इतने शॉर्ट टाइम में मतलब अरेंज करना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं जी और हम आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान में हो रहा है हम उसकी खबर लेते हैं जी क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें, परवेज खटक साहब का कहना यह है कि जी शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी जैसे लोगों की वजह से आज हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। यानी कि जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर दोनों इमरान खान के बड़े फेवरेट थे और बड़े चहीते और बड़े उनके उनसे फायदे भी उन्होंने उठाए, मिनिस्टर मिनिस्टर और एडवाइजर और क्या कुछ बनते रहे। तो उनके बारे में जी इनका कहना है कि इन लोगों की वजह से आज हम इस हाल को पहुंचे हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इनके अलावा यानी कि शहजाद अकबर वगैरह के अलावा जो बात की है वो है जी फैसल वावडा का कहना है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, इन पर बड़े केसेस हैं। यानी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जिनको अभी तक इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए या कर देनी चाहिए थी, वो अनाउंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं। ये कहना है जी फैसल वावडा साहब का, जो कि इमरान खान के टाइम पे सेनेटर भी रह चुके हैं। बात हम करेंगे जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन खान साहब का कहना यह है, हम सही मायने में अवाम की तर्जुमानी करेंगे, महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ देंगे। जहांगीर तरीन खान साहब के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि वो इमरान खान के जो है एक जमाने में ATM कार्ड कहलाते थे। इमरान खान के लिए जो लोग इलेक्शन में जीते थे उनको भर भर के अपने प्राइवेट जेट में लेकर आते थे और खान साहब के आगे बिठा कर और उनसे कहते थे जी PTI ज्वाइन कर लीजिए, और वो लोग PTI ज्वाइन कर लेते थे। उसमें जहांगीर खान साहब ने भी बड़ी इमरान खान को बड़े फंड्स दिए जिसकी वजह से खान साहब की गवर्नमेंट बन पाई। लेकिन उसके फौरन बाद ही इमरान खान का जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब से 36 का आंकड़ा हो गया और इस वजह से इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों की राहें अलग अलग हो गई। दोनों अपने अपने रास्ते, खान साहब जेल यात्रा को चले गए और जहांगीर तरीन खान साहब ने अपनी अलग से एक पार्टी बना ली है। तो बहरहाल उनका कहना है कि अगर वो पावर में आए तो फिर ये होगा कि वो आवाम को रिलीफ देंगे और आवाम का बड़ा ख्याल करेंगे। खैर ये तो हमारे सभी पॉलिटिशियंस कहते हैं और कहने और करने में फर्क होता है, तो इसलिए इनकी कई भी बातों पे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कह दिया तो कह दिया, कहना ही चाहिए था। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं जी फैसल कुंडी साहब। ऐसा ना हो इंतखाबात कराने के लिए ट्रक पर चढ़ना पड़े। जी हाँ, फैसल कुंडी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उनका कहना है कि ऐसा ना हो कि उनको ट्रक के ऊपर चढ़ना पड़े, यानी कि प्रोटेस्ट करना पड़े इमरान खान की तरह इलेक्शंस करवाने के लिए। इसलिए कि लग यही रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं PTI के सॉरी पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी, उनका कहना ये है
कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर इलेक्शंस जो हैं वो देर में हो जाए। लेकिन जो उनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका तो कुछ और ही मूड है और वो हरगिज़ इसलिए तैयार नहीं है, इस काम के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जाए। मगर हम बात करेंगे एक बार फिर शेख रशीद साहब की और उनके साथ परवेज इलाही। शेख रशीद और परवेज इलाही में जो है, जब परवेज इलाही साहब जेल में थे तो 2 बार आपस में मुलाकात होने का भी इंकशाफ किया गया है कि शेख रशीद साहब परवेज इलाही साहब से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन खैर शेख साहब अभी अभी तक खुद तो बाहर ही हैं, लेकिन जो अंदर है उनसे मिलने के लिए वो जरूर पहुंच जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, वरना तो कोई पूछता ही नहीं है। बात हम करेंगे एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की। जब भी जरूरत पड़ी अवाम ने कुर्बानी दी, अब उनका हक है कि वो पूछे हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। ये कहना है जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो बिल्कुल बिलावल साहब आप जरा ये भी बता दीजिए कि सिंध के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहां पर आपकी बरसों से गवर्नमेंट है और कई साल से आप लोग वहां पर लोगों की खिदमत के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से पावर में आते हैं, लेकिन उसके बाद खिदमत नहीं करते, इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। तो वहां पे लाड़काना हो या सिंध के बाकी शहरों, वहां पे हमने तो यही सुना है लोगों का बहुत बुरा हाल है और लोग जो है वो बहुत परेशान है। तो अगर आप उन लोगों को भी देख लेंगे तो मेहरबानी होगी। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की ही और बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है आसिफ अली जरदारी के बयानात यानी स्टेटमेंट्स का पाबंद नहीं हो, इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 डेज में ही होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का घर में हुक्म मानने का पाबंद हूँ, क्योंकि जाहिर है वो उनके फादर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल आसिफ अली जरदारी का वो साथ नहीं दे रहे कि इलेक्शंस डिले कर दिए जाएं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मानना ये है कि इलेक्शंस जो है वो 90 डेज के अंदर ही हो जाने चाहिए। और मेरा ख्याल है बिलावल इसमें बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन जो है 90 डेज में ही हो जाने चाहिए। इसके अलावा भी जी अगर हम आगे बढ़े और हम आपको एक बार फिर परवेज खटक साहब की तरफ लेकर चलें। जी हाँ, तो परवेज खटक साहब जो हैं वो एक बार फिर यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 5 साल में जो है वो हॉस्पिटल्स को और तालीमी और हॉस्पिटल्स को और हमने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अरबों यानी बिलियन दरख्त हमने लगाए, नाम किसी और का, वो पता नहीं वो बिलियन दरख्त जो बिलियन ट्री सुनामी थी इमरान खान की, वो कहाँ लगाई गई थी, किसने लगाई थी, क्योंकि कम से कम हमें तो वो बिलियन ट्रीज नजर नहीं आए और ना ही कोई और पाकिस्तान की पब्लिक में से किसी ने ये दावा किया है कि उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो इमरान खान की थी वो देखी है। हम एक न्यूज और आपको देंगे गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान में ये पाबंदी लगा दी गई है कि गंदम जो है वो बाहर नहीं ले जाई जा सकती। जी हाँ, और लोगों को बहुत शिकायत हो रही थी आटा नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स है, और जो गंदम होती है वो बाहर ले जाई जाती है, उसके लिए हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि गंदम को कि यानी गंदम जो होगी वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और साथ साथ हम ये भी बताते चले कि एक और जी हमारे यहाँ के एक और मिनिस्टर साहब जो हैं कामरान तसूरी साहब, जी हाँ ये भी सिंध के हैं और इनका कहना और एमक्यूएम के भी रह चुके हैं। इनका कहना ये है मोबाइल छीनने वालों को भी मोबाइल छीनने वालों को भी कहूंगा कि छीनने की हद तक तो समझ में आता है, मगर किसी को कत्ल ना करें। जी हाँ, इससे पहले आपने देखा कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब थे जिन्होंने कहा कि जी मोबाइल को ऐसी जगह पे रखा जाए कि जिससे वो मोबाइल स्नैचर्स जो हैं उनके हाथ में ना आए। और अब ये कामरान तसूरी साहब आए हैं जिनका कहना ये है कि जी मोबाइल छीनने वालों से ये कहूंगा कि मोबाइल छीनने तक तो ठीक है, मतलब छीन लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कत्ल मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। ये कहना है जी कामरान तसूरी साहब का। तो तसूरी साहब आपके पास, मैं मानती हूँ कराची में पानी की बहुत दिक्कत है और कराची में लोग अक्सर टैंकर से पानी डलवाते हैं और टैंकर माफिया भी भाई लोग की है। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए कराची में जो है वो लोगों के घरों में दीवारों में तो पानी आता है लेकिन नल में नहीं आता। जी हाँ, और तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तसूरी साहब अगर थोड़ा सा चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरिए, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की स्टेटमेंट्स ही ऐसी है सर कि कहीं बगैर रहा नहीं जाता कि आप लोगों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी लेकर। सर कहीं असल में ही ना कहीं जाके समंदर में छलांग लगा दिएगा, इसलिए कि इस्लामाबाद में तो नहीं है मगर कराची में समंदर है, जो कि यकीनन आपने देख रखा होगा, लेकिन बहरहाल शर्म आप लोगों को नहीं आती इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हुए। हम जी आपको ये भी बताते चलें कि ये आप देख रहे हैं सलीम साफी साहब की पिक्चर है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना ये है
चेयरमैन पीटीआई ने जलसे में जो साइफर लहराया था, वो जो इमरान खान नहीं ला रहे थे, ये साइफर है मेरे पास, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जी जी जी, उनका कहना ये है कि वो एक फेक कागज था क्योंकि उसका रंग सफेद था, साइफर येलो कलर का होता है। अब मुझे नहीं पता भाई साइफर का कौन सा कलर होता है, साफी साहब कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे। अब इनको मैं क्या चैलेंज करूं, वैसे भी मेरे सीनियर है इसलिए मैं इनको चैलेंज नहीं फेंकती, तो ठीक है। अच्छा अगर येलो था या व्हाइट था जो भी था, कामरान साहब, सॉरी सलीम साफी साहब, जाकर पता कीजिए ना इमरान खान साहब से कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल फिलहाल वो जेल में है। हम बात करेंगे एक बार फिर, जी हाँ, और ये हैं जी नबील गबोल साहब। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे क्योंकि इन्हें खदशा है इलेक्शन ना हुए तो केसेस का सामना कठिन हो सकता है। यानी कि अब नबील गबोल साहब का कहना ये है, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, और ये वही है वो जो फेंक रहे थे ना लंबी लंबी, मेरे तो जी मेरे दादा जो तो पूरा कराची खरीदने वाले थे, फिर पैसे भी थे, फिर पता नहीं किसी ने रोक दिया तो रुक गए। ठीक है ना, ये वो वही वाले, जी जी सही पहचाना आपने, बिल्कुल वही है जो कह रहे थे मेरे दादा ने ये भी खरीद लिया, फिर कराची में वो भी खरीद लिया, पूरा कराची पूरा सिंध खरीद के बैठे हुए थे। जी हाँ, ये वही है, फेंको। तो इनका कहना ये है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे अगर जब तक इलेक्शंस का नहीं पता लगता, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब पहले ही आए, इलेक्शन से पहले पहुंचे और इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो उनको केसेस का सामना करना पड़ सकता है। खैर केसेस का सामना तो उनको हर हाल में करना चाहिए, चाहे इलेक्शन अनाउंस हो गए हो तब भी, क्योंकि अगर उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं तो फिर आम किसी भी आम सिटीजन की तरह उन केसेस में से उनको निकलना चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बात हम करेंगे एक बार फिर जो है G20 की, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो बाइडेन है और इनके साथ आपको नजर आ रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रही है। जी हाँ, इन्होंने भी आपस में बातचीत की, और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से उनके प्राइम मिनिस्टर्स मिले। कितना ही अच्छा होता अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, ठीक है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, ये भी मिल लेते बेचारे, थोड़ा सा एक फोटो ही ले लेते, फोटो सेशन ही हो जाता है, कुछ नहीं तो। लेकिन बात सारी ये कि लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को G20 में नहीं बुलाया, पाकिस्तान को भारत ने आने नहीं दिया। अब भाई हम क्या ले जाते हैं, मतलब मोदी जी आखिर इतनी घबराहट किस बात की है कि आपने पाकिस्तान को आने नहीं दिया। भाई क्या होता, आपसे तो हम पैसा नहीं मांगते ना, सारी दुनिया में हम कशकोल लेके फिरते हैं, लेकिन भारत से हमने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। तो हम आपसे उस वक्त भी नहीं मांगते, हम आपको खुद अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने जैसे कहते हैं ना अपनी कोशिशों से उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जहां आप बस खुद ही अपनी जेब में हाथ डाल के हमें पैसे दे दें, हमें मांगने ना पड़े। हम नहीं कहेंगे हमने आपसे मांगा, आप खुद हमारे यहाँ वाघा बॉर्डर पे जो है ना थैले के थैले जो है ना डॉलर के छोड़ के जाएंगे, देख लीजिएगा। ये बात मेरी आज लिख ली जाए, डेट लिख लीजिए आप, 10 सितंबर को मैंने ये बात की है। और आप देखिएगा कि कुछ ही टाइम के बाद आप लोग ये देखेंगे कि मोदी जी की ये गवर्नमेंट जाने से पहले, यानी इलेक्शन, इंडिया के इलेक्शन होने से पहले, जो अगले इलेक्शन आपके आ रहे हैं 2024 में, वो होने से पहले मोदी जी अपने आप ही उठेंगे और थैले भरेंगे डॉलर्स के और पाकिस्तान को देंगे वाघा बॉर्डर पे जाके और कहेंगे कि बस कर दो, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि आपको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमें G20 में आने देते, हमने क्या कर लेना था सर, 2 4 और हम वहां पे कोई नए शिकार ढूंढ लेते जो वहां पे आए थे ताजा ताजा। बहुत से तो ऐसे ना जो ना हमारा फोन उठाते हैं ना हमारे कंट्री में आते हैं, तो उनसे हम कैसे मिले। उनसे मिलने का यही तरीका है कि किसी और के इवेंट में पहुंच जाओ और वहां पहुंचते हैं उनसे कहो लाओ भाई कुछ पैसा दे दो, कुछ और नहीं तो चावल दे दो, आटा दे दो, कुछ और दे दो, जो भी हम मांग सकते हैं वो हम मांग लेते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आप लोगों ने हमें बुलाया नहीं, आप लोगों ने हमें जो है वो शामिल होने नहीं दिया। हालांकि चाइना जो हमारा बहुत ही करीबी है, यानी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और पता नहीं क्या क्या, तो वो वाली दोस्ती हमारी चाइना की है। तो चाइना ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को G20 में जो है वो शामिल करवा दे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। और उसकी एक वजह ये भी है कि चाइना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे वो भारत की ईंट से ईंट बजा दे, इसलिए कि वो आपको पता है बॉर्डर पे तो आपकी होती रहती है ना, 36 का आंकड़ा है, तो आप लोगों का वो झगड़ा वगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन उसके बाद हमेशा जो है वो चाइना को वापस अपने घर जाना पड़ता है, वरना तो वो देखते हैं ना आप लोग के चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो क्लैशेस होते रहते हैं, तो कुछ नुकसान होता है, वो होता है, उसके बाद फिर वापस। लेकिन अगर G20 में पाकिस्तान को शामिल करवा दिया या हमारे इंडिया से टर्म्स बेहतर हो गए, कोई ट्रेड वेड हो गई या कुछ और हो गया, फिर तो मतलब चाइना की बल्ले बल्ले। इसलिए कि यहाँ से
जो मतलब हम लोग करेंगे, मतलब चीजें भी ले लेंगे और पेमेंट भी नहीं करेंगे और इसी किस्म की जो हरकतें हम करते हैं, उसके बाद इंडिया का इससे बड़ा तो मतलब कोई नुकसान हो भी नहीं सकता कि बगैर कोई गोली चलाए, बगैर किसी की जान लिए हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन एक बार आप हमें G20 और में जाने तो दें, एक बार ट्रेड तो खोलें ना, तो फिर बात होगी। लेकिन खैर ये बहुत सीक्रेट बातें, और ये मुझे जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग किसी से शेयर मत किएगा, इसलिए कि ये बातें हमने अभी तक किसी को बताई नहीं कि हम किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ट्रेड खोलेंगे और उसके बाद वहां से सामान ले लेंगे, यहाँ से पेमेंट नहीं देंगे, उसके बाद और सामान ले लेंगे, फिर पेमेंट नहीं देंगे। ऐसे हम 5-6 बार करेंगे, सामान ले लेंगे, पेमेंट नहीं देंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि अब पेमेंट भी दे दो, कुछ पैसे दे दो ताकि फिर हम आगे कुछ करें, और फिर ऐसे वो टोपी-शोपी हम पहना देंगे। और इसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि चाइना का भी फ़ायदा होगा, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को हम आहिस्ता-आहिस्ता करके यहाँ कर लेंगे, तो फिर चाइना का भी फ़ायदा है। और इसके अलावा ये भी है कि चाइना जो है, सॉरी, इंडिया जो है वो जी चंद्रयान 3 अब चंद्रयान 4 पे जा रहे हैं, और चंद्रयान 4 से उनका मतलब ये है कि अब वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके बेसिकली भारत खाली हो जाएगा। जब भारत खाली हो जाएगा और भारत के लोग जो हैं वो चाँद पे पहुँच जाएँगे, तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। हम आसानी से जाकर भारत में जो है वो ग़ज़वाए हिंद भी कर लेंगे, और कश्मीर तो वैसे ही खाली हो जाएगा क्योंकि कश्मीरी भी सारे आप लोग चाँद पे ले जाएँगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे गाएँगे, नाचेंगे, जो भी करना है। लेकिन ये कि फिर हम कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा जो हमारा हम जो चाह रहे हैं वो ये कि हमें लड़ना-झगड़ना ना पड़े, किसी की जान ना जाए, किसी को खून ना निकले, किसी की मतलब चोट ना लगे, और उसके बगैर ही अमन के साथ काम हो जाए। और उसमें जी यही हो सकता है कि एक तो ये कि इंडिया की इकोनॉमी को हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने पास ले आएँ, और कोई ना कोई जुगाड़ करके, और मोदी जी खुद ही दे देंगे इलेक्शन से पहले। ज़ाहिर है कि होता है कि मोदी जी कहेंगे चलो हो सकता है पाकिस्तान को कुछ कर दें, तो कोई दुआएँ लग जाएँ लोगों की। तो और उसके साथ-साथ जो है वो ट्रेड भी हो जाएगी, और साथ ही साथ जो है आप जानते हैं ना कि फिर चाइना में जो कहते हैं हम तो वही करते हैं भाई, हमें हमें कुछ नहीं पता। हालाँकि हमें उनकी ज़बान नहीं आती, उन्हें हमारी ज़बान नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी ज़बान होती है पैसे की, और वो पैसा जब चाइना हमें देता है तो हमें उनका बोला हुआ सब समझ आता है, चाहे जो मर्ज़ी कगड़-बगड़, गुगड़ कुछ भी कर रहे हो, हम एकदम समझ जाते हैं हमें क्या कह रहे हैं। और उसके साथ ही हम जो है वो जी वहाँ बॉर्डर के पास जो है, यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास आपने देखा होगा कि कभी हम जो है वहाँ पे चीज़ें भी रखना शुरू कर देते हैं, जंगी जो होती है ना लड़ने-मरने की, वो भी रखते हैं, और उसके साथ ही हम कोई स्टेटमेंट भी दे देते हैं। अभी भी हमारे लोग कह रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रही थी कोई बड़ी बात नहीं है अगर इन्होंने G20 करा दी, ऐसी क्या बात है? ये तो हर साल हर कंट्री में होता है, तो इन्होंने ऐसा कौन-सा तीर मार दिया अगर इन्होंने कर दिया, और अगर हमें नहीं बुलाया तो अच्छा ही किया हमें नहीं बुलाया, हमारे पास वैसे ही बड़े काम है। हमें हर रोज़ तो जाके टीटीपी वालों को जो है वो जन्नत में पहुँचाना है, सॉरी दोज़ख में पहुँचाना है, पता नहीं कहाँ पहुँचाना है, कहीं न कहीं तो पहुँचाना ही है। तो हम तो रोज़ वहाँ पे बिज़ी हैं, और इसके अलावा ये कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी थोड़ा मतलब हमें उसे भी थोड़ा सहारा देना है, उसके लिए भी हमें काम करना है। और जी ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी स्मगलिंग जारी थी और है, और उसके लिए भी जो है वो हमारे आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है, और हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में ईरान की तरफ से जो है वो हम फ्यूल और ऑयल नहीं आने दे रहे। और इसकी वजह से क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था, और स्मगलिंग के ज़रिए सब कुछ चीज़ें जो ये सब ईरान की तरफ से जो है ये फ्यूल और पेट्रोल और जो भी समझ लें ऑयल वगैरह वो पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रहा था, जिसकी वजह से महँगाई भी बढ़ गई थी, और स्मगलिंग होने की वजह से ज़ाहिर है कि वो सबको रोकना पड़ेगा, तभी डॉलर भी काबू में आएगा और बाकी सारी चीज़ें भी सही होंगी। लेकिन बात सारी ये कि अगर स्मगलिंग को रोकना चाहें, चाहे अफ़गान बॉर्डर पे रोकनी हो, या चाहे ईरान बॉर्डर पे रोकनी हो, या चाहे किसी भी बॉर्डर पे रोकनी हो, वो रोकने के लिए हमारी एजेंसीज़ जो हैं वही बेस्ट हैं, इसलिए कि बंदे भी तो अपने ही है ना। तो अपने बंदे को कहेंगे बेटा थोड़े दिन के लिए छोड़ दो ना, तो घर में जो काम पड़ा हुआ है वही खा लो जो रखा हुआ है। तो बाद में शुरू कर देना थोड़ा-थोड़ा करके, मतलब रुकने वाले तो है नहीं। आपने कभी देखा है हमें ये 76 ईयर्स में कि हमारे यहाँ से जो है वो ड्रग्स बननी बंद हो गई हो, या ड्रग्स की सेल बंद हो गई हो, या स्मगलिंग बंद हो गई हो, या कोई और स्मगलिंग बंद हो गई हो, या इस किस्म के जो फ्यूल वगैरह का जो भी कह रहे हैं कुछ हुआ हो, कभी नहीं देखा ना। तो जब हम 76 ईयर्स में नहीं सुधरे, तो अभी हम 2 महीने में 3 महीने में कैसे सुधर जाएँगे? ये कोई मुझे बता दे। और उसके बाद कहते हैं जी तुम बैठ के जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हो। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं पाकिस्तान की सच बता रही हूँ, और इसीलिए बता रही हूँ ताकि हमारे लोग जो हैं थोड़ा-सा सँभल जाएँ। स्मगलिंग भी करनी है तो भाई छुप-छुपा के करो ना, ऐसे कैसे खुल्लम-खल्ला शुरू हो जाते हो। तो खैर बहरहाल वो भी एक इकोनॉमी का एक ज़रिया है, और उससे इकोनॉमी मगर सिर्फ़ चंद लोगों की अच्छी होती है, बाकी सब लोग तो ऐसे ही फिर रहे होते हैं। लेकिन खैर हम यहाँ
यहाँ से चलते हैं और वैसे न्यूज तो मेरे पास बहुत है, आपको मैं हमेशा कहती हूँ न्यूज की तो कमी कोई नहीं है, लेकिन ये कि हम अगली वीडियो भी तो बनानी है ना, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या मतलब मैं क्या करूंगी उसमें, बताइए आप लोग मुझे। तो इसलिए मैं अब चलती हूँ और आप लोगों को भी यकीनन जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, भूल जाते हैं ना आप लोग। यही आप लोगों की एक आदत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग भूल जाते हैं, इसी वजह से मुझे रोज बताना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोगों के चैनल जिन्होंने मेरे बाद चैनल लॉन्च किए थे, आपके बड़े फेवरेट है, उनके चैनल आपने मिलियन पे पहुंचा दिया और मेरा चैनल जो है वो अभी 500,000 पे भी नहीं पहुंचा है। तो इसलिए अब मुझे उनको कंपटीशन देना है। उन साहब को मैंने कह दिया कि बस बहुत हो गई, अब मैं जो है ना कंपटीशन में हूँ और अब देखिएगा आप कि मेरे लोग जो है और मेरी ऑडियंस जो है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे कितनी जल्दी जो है मेरे चैनल को भी 1 मिलियन तक पहुंचा देंगे। तो खैर वो हंस रहे थे, मैंने कहा हंसी है, कोई बात नहीं। खैर हम यहाँ से चलते हैं और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी दुआ है कि आप सब हिफाजत से रहें। थैंक यू।